गुड मॉर्निंग दोस्तों, द बिलपर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो हम लोग कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय पढ़ रहे हैं। अध्याय है जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद। तो हम लोग आज 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चित्र 1 दिया गया है, जो कि सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाए हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। तो इन चीज़ों को यहाँ पे दर्शाता है। ये चित्र 1 है, जहाँ पे सिपाही और किसान दोनों लोग विद्रोह कर रहे हैं और विद्रोह के दौरान अपनी ताकत को जुटा रहे हैं, जिससे 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में यह विद्रोह फैल गया था। आगे हम पढ़ेंगे नीतियाँ और लोग। तो देखते हैं, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। तो उम्मीद है मुझे आपने पिछला अध्याय पढ़ा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने पिछले अध्याय में जो पढ़ा है यहाँ पे उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। पढ़ेंगे नवाबों की छीनती सत्ता। तो आइए देखते हैं कि नवाबों की जो प्रशासनिक शक्ति थी वो कैसे ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा या कंपनी द्वारा छीन ली गई। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। 18वीं सदी अर्थात हम किसे बोलेंगे, 1701 से लेकर 1800 तो 18वीं शताब्दी हम किसको बोलेंगे, 1701 से स्टार्ट होता है जो कि 1800 तक चलता है। ये हमारा रहेगा 18वीं शताब्दी। जैसे हम 1801 बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 19वीं शताब्दी। तो उम्मीद है मुझे समझ रहे होंगे आप कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी होगा सहायक संधि के बारे में, जो कि सहायक संधि दो लोगों के बीच का समझौता होता है, जिसमें कंपनी अपनी एक रेजिडेंट नवाबों के राज्य में तैनात कर देती है। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। तो बहुत सारे ऐसे स्थानीय शासक थे जिन्होंने अपनी भलाई की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत करना जरूरी समझा। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। जैसा कि आप हड़प नीति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, जो कि यह किसके लिए था कि जिन राजा के पास पुत्र नहीं होगा वह गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं बनाएंगे। तो ये हड़प नीति के तहत इनका नीति अपनाया गया था, जिससे जो राजा के वारिस हैं, जो राजा के गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो दत्तक पुत्र हैं लिए गए, उनको राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा। तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने और पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब के द्वारा जो कंपनी से आग्रह किया गया था, उन सारी चीज़ों को कंपनी ने उसे ठुकरा दिया।
अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली रियासतों में से थी। जो अवध की रियासत थी वो अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो इसे याद रखेंगे कि आपकी अवध 1801 में अवध पर एक सहायक संधि के द्वारा अवध को अपने कब्जे में ले लिया। फिर इसके अलावा 1856 में भी अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में लिया। और क्यों लिया? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने 1856 में अवध को ही अपने कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो इसके तहत कंपनी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, ये 2 डेट आप याद रखेंगे। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि के द्वारा अवध में 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में कुशासन के द्वारा अवध को अपने कब्जे में ब्रिटिश ने ले लिया था। आगे है, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली। अब कंपनी क्या सोच रही है कि मुगलों के शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो इसके पहले जो 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी थे, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के परिवारों को लाल किले से निकालकर कहीं और बसा दिया जाएगा, दिल्ली में ही। लेकिन जब 1856 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने बहादुर शाह जो कि आखिरी मुगल बादशाह थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को बादशाह नहीं मानने से इनकार कर दिया और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी गई। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। गांव में जो किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गांव में जो भारी भरकम लगान और कर वसूले जा रहे थे, किसान और जमींदार उसके तौर तरीकों से बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा लौटा नहीं पा रहे थे। बहुत से लोग जो महाजन से कर्ज ले रहे थे उन्हें वापस नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनें हाथ से निकल जा रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, उनकी जो पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकल जा रही थी। यानी कि जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन थी, जो विरासत मिली थी, वह ज़मीन उनके हाथों से निकल जा रही थी, यानी कि वो दूसरे के कब्जे में चली जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों की असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो कंपनी कुछ ऐसे नए नियम बनाती थी जो उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाती थी। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। तो उस समय यह मानता थी कि अगर जो व्यक्ति समुद्र यात्रा करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस समय यह मानता थी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। तो आइए देखते हैं वह नया कानून क्या था। इस नए कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। जबकि उस समय यह विचारधारा थी कि समुद्र यात्रा से
व्यक्ति का धर्म जाति नष्ट हो जाता है, इसलिए वह समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। तो इसके लिए कंपनी ने कुछ कानून बनाए। तो हमने पढ़ा कि वह कानून क्या था। आगे हम पढ़ते हैं, सिपाही गांव के हालातों से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। तो कुछ ऐसे सिपाही थे जो किसान ही होते थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। आगे है सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। तो अंग्रेजों ने भारतीय समाज में कुछ सुधार के लिए कुछ कानून बनाए, जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए। ये सारे कानून उस समय समाज के लोगों के लिए अस्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ, ये कानून भविष्य के लिए अच्छा था। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। ये भी आप चीज़ें याद रखेंगे कि 1830 के बाद क्या हुआ, कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बन गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। अब 1850 में एक नया कानून आया। इसमें क्या कहा गया कि ईसाई धर्म मतलब जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाना चाहता है वह अपना सकता है। ठीक है, तो ऐसा कानून आया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में क्या प्रावधान था, ये देखते हैं कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो इसमें यही कहा गया कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद जिस व्यक्ति के पास अपने पुरखों की संपत्ति का अधिकार है, वह अधिकार उसका पहले जैसा बना रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो जो सुधारक हैं, जो उनके सुधार आंदोलन हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है यहाँ चित्र 2, जो उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे ये चित्र जो 2 दिखाए गए हैं, यहाँ पे उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही द्वारा खबरें और अफवाहें फैलाते हुए यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे जनता की नज़र से। उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 पढ़ें। ठीक, आगे यहाँ पे स्रोत 1 दिया गया है जो कि 84 नियमों की सूची के बारे में दिया गया है। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी दिया गया है, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। ये भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ चित्र 3 दिया गया है जो कि मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। इस चित्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र दिया गया है। आगे पढ़ेंगे हम, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो आइए देखते हैं सैनिक विद्रोह क्या होता है। पहले, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो सैनिक विद्रोह कहलाता है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। आइए पढ़ते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक ही है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। तो कोई भी विद्रोह के लिए किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व करता होना अनिवार्य है, जिससे लोगों को संगठित किया जा सके। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय भी दे सके। उत्तर
भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। तो कहाँ पे पैदा हुई स्थिति? भारत के उत्तरी भागों में। कब? 1857 में। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। तो हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे आप लोग की 1857 की क्रांति कैसे हुई, कैसे स्टार्ट हुई और इसका अंत कैसे हुआ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही के तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। आगे यहाँ चित्र दिया गया है, चित्र 4 है, जो कि कैवेलरी लाइनों में युद्ध है। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। तो यहाँ पे आज चित्र दिखाया गया है, देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेरठ से दिल्ली तक। तो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि मंगल पांडे को फांसी पर क्यों लटकाया गया था? बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में, ठीक है, मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था। कब उन्होंने हमला किया था? 29 मार्च 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं आगे। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है, यानी कि चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दे दी गई थी। यह 9 मई 1857 की बात है। तो कुछ सिपाहियों ने कारतूस के साथ जो अभ्यास किया जाता था, फौजी अभ्यास किया जाता था, उसको करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें यह खबर मिली थी कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है, जो कि उनके धर्म नष्ट होने का एक कारण है। तो समाज में उस समय गाय और सूअर की चर्बी को छूना भी एक पंडित के लिए पाप का भागी माना जाता है। तो इसलिए वे उन सब चीज़ों को करने से इनकार कर दिए। आगे है कि मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। तो क्या हुआ आगे? 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। तो फिरंगी कौन होते हैं? विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव होता है, यानी कि फिरंगी एक विदेशी शब्द है जो कि एक अपमानजनक ये भाव उत्पन्न होता है। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। तो पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने में आमादा थे कौन? सिपाही लोग। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। तो याद रखेंगे डेट क्या है? 10 मई। 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर
मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो उस समय बहादुर शाह जफर भी, जो कि मुगल बादशाह थे, एक कमज़ोर शासक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन हाँ, उनका जो नाम था वो पूरे भारत में था। तो इसीलिए उनके नेतृत्व में मुगल बादशाह, जो कि मुगल साम्राज्य की नींव 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई थी और तब से चली आ रही थी मुगल साम्राज्य का शासन, जो कि इस समय जो स्थानीय शासक थे वो भी मुगल साम्राज्य के नाम पर शासन चला रहे थे। तो इसीलिए जो सिपाही थे वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह विद्रोह करना चाहते थे। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। देखिए, इनके नेतृत्व करता होने से क्या परिणाम सामने आए, देखते हैं। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन होता था। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का शासन था, जो कि अभी हमने बताया भी। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो इसीलिए लोगों ने साथ दिया। अगर मुगल बादशाह नेतृत्व करता होंगे और यह विद्रोह में उनकी जीत हो जाएगी तो वे फिर से अपनी शासन को बेफिक्र होकर या आराम से चला सकेंगे। इसलिए स्थानीय शासकों ने, जनता ने उनका साथ दिया। आगे देखते हैं कि इस विद्रोह में क्या हुआ। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाने देने लगता है तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद, आत्मविश्वास मिलता है। तो बहादुर शाह के नेतृत्वकर्ता बनने से लोगों में हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। लोग आगे बढ़कर सामने आए। आगे हम पढ़ेंगे बगावत फैलने लगी। देखते हैं, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं और विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ बिंदु आप याद रखेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोगों ने भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दी गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विजित कद्र, याद रखेंगे आप इस चीज़ को, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विजित कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया।
तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र है जनता बगावत करती हुई। तो यहाँ जनता बगावत करते हुए चित्र को दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं, ब्रिटिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ब्रिटिश टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यह यकीन हो गया था कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। तो बात है 6 अगस्त 1857 की। उस समय क्या हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिससे उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाइयों से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो टेलीग्राम में क्या भेजा गया था, यही भेजा गया था कि उन्होंने यह कहा था, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाइयों से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये था उनका वक्तव्य। आगे हम देखेंगे, इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। तो देखते हैं वह कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो कुछ नामों को आप याद रखेंगे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाहियों बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। तो इसे भी याद रखेंगे, बरेली के सिपाही जिनका नाम है बख्त खान, इन्होंने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार जिनका नाम है कुंवर सिंह, इन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ चित्र 9 है जो कि रानी लक्ष्मीबाई का चित्र दिया गया है, और चित्र 10 जो कि वीर कुंवर सिंह का चित्र दिखाया गया है यहाँ पे। इसके अलावा चित्र 11 है जो कि ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले यानी कि दाएं तथा सलीमगढ़ किले जो कि बाएं पर है उस पर कब्जा किया हुआ था। आगे यहाँ भी चित्र दिया गया है 12 जो कि विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी का पलटवार। तो इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, यानी 1857 की क्रांति के होने पर, 1857 के विद्रोह होने पर जो कि इसको दबाना असंभव हो रहा था, इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दिया विद्रोह को दबाने में। उन्होंने इंग्लैंड से और भी फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून भी बनवाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। बात है सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई।
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल, अच्छा हाँ, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, यानी कि उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? नवंबर 1862 में। आगे हम देखेंगे दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा तो हो जाने के बाद यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद भी यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी कुछ लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो इस व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो लखनऊ कब आया अंग्रेजों के कब्जे में? मार्च 1858 में। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। यहाँ चित्र दिया गया है जो कि तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट का चित्र है। आगे हम पढ़ेंगे कि तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिल रहा, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चित्र यहाँ 14 दिया गया है जो कि अंग्रेज टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। तो यहाँ कश्मीरी गेट दिया गया है जो कि इसको बारूद से उड़ाते हुए चित्र यह दिखाया गया है। यहाँ चित्र 15 है जो कि यहाँ दर्शाया गया है। अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। तो देख सकते हैं आप इसे। आगे हम बढ़ते हैं। विद्रोहियों के बाद के साल, शीर्षक है विद्रोह के बाद के साल। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद क्या हुआ आइए हम देखते हैं। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। तो अंग्रेजों ने देश पर नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया 1859 के अंतिम तक। लेकिन अब वे पहले वाली नीति के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। तो उन्हें लगता था कि जो नीति हमने पहले अपनाई है उसके सहारे हम शासन नहीं चला सकते, इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो आइए वह बदलाव क्या है हम देखते हैं। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। तो आप इसे याद रखेंगे कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया और यह कानून में क्या था देखते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार, अब तक भारत में जो अधिकार है वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन क्रांति के बाद अब यह अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया।
तो अब ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? ब्रिटिश साम्राज्य के, यानी कि रानी के हाथ में चला गया, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक व्यक्ति आएगा जो कि भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा भी सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा भी दे दिया गया। तो इस क्रांति के बाद भारत के जो गवर्नर जनरल थे, अब वे भारत के वायसराय कहे जाने लगे। फलस्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। अब तक जो शासन की जिम्मेदारी थी वह एक कंपनी के हाथ में थी, लेकिन अब क्रांति के बाद शासन किसके हाथ में चला गया? अंग्रेज सरकार के हाथ में। ठीक, आगे दूसरा है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। अब तक जो इसके पहले डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के बारे में हमने पढ़ा था, उन सारी नीतियों को भी रद्द कर दिया गया, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तीसरा है कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी ले लिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्रोह हुआ था तो ये भारतीय सिपाहियों के द्वारा ही किया गया था, इसीलिए भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर भारत में, जो कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाही ज़्यादातर थे। तो इसीलिए यहाँ की बजाय अब जो सिपाही भर्ती किए जा रहे थे अधिक से अधिक मात्रा में, वह गोरखा, सिख और पठान होते थे। चौथा कारण यह है कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा कारण है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठवां, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए नीतियां भी बनाई गई। इस प्रकार हम देखेंगे कि 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। यहाँ चित्र दिया गया है जो कि चित्र 16 है। उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, तो इसे देख सकते हैं, जो कि हमने आगे पढ़ा भी है, जैसे मेरठ, लखनऊ, दिल्ली, फैजाबाद, कानपुर, झांसी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी भी है। तो इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में। तो आइए देखते हैं। परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। तो आइए देखते हैं कि यह क्या है। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जीकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये विद्रोह हुआ था किस नाम से जाना जाता है? ताइपिंग विद्रोह के नाम से। हांग जीकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां
किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। तो आगे लिखा गया है, चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह ने काफ़ी मदद की। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक। तो हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो रहा है आज। तो कल हम देखेंगे इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। और हाँ, ये चैनल नया है तो इसको सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस उम्मीद के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में।